ये आज का डेमो क्लास है ऑनलाइन लेक्चर ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसमें हम ईसीजी रीडिंग एंड ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में जानेंगे। 5 पार्ट है आज का। ओके, सो वेलकम। अभी तक आर वेव, टी वेव और यू वेव के बारे में यहाँ पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद ब्लड प्रेशर के बारे में है, साइस्टोलिक डायस्टोलिक कैसे बनता है, और आरई यूज़ करेंगे हाई ब्लड प्रेशर में या नहीं यूज़ करेंगे, तो वो यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। ओके, U wave are not common finding. The U wave is a greater than 0.5 millimeter deflection after the T wave. Best seen in volt 2 or volt 3, V2 or V3. This becomes large the lower, the slower the bradycardia. Classically, U wave are seen in various electrolytes imbalance. जब डिहाइड्रेशन होता है, लूज मोशन हो या वॉमिटिंग हो गई हो, जिसमें वाटर डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया हो, ऐसे कंडीशन में हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। हाइपोथर्मिया एंड सेकेंडरी, इसे हाइपोथर्मिया भी कहते हैं। टू मेन एंटी रिथमिक थेरेपी सच एज डाइसोक्सिन, प्रोसिनेट और एमेडर, तो ये एलोपैथिक है। तो यहाँ पर हाइपोथर्मिया और या एंटी एर्धेमिक थेरेपी, जो हमारे वहाँ थेरेपी तो नहीं यूज़ किया जाएगा, यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ट्रीटमेंट में हाइपोथर्मिया अगर है तो यहाँ पर हाइपो मीन्स कमी हो रही है किसी चीज़ की, यहाँ पर हम A3 और RE को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम मेडिसिन नहीं यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, आगे जा कर के आपको मेडिसिन डिस्क्रिप्शन मिलेगा। ठीक है, यू वेव देख सकते हैं। द यू वेव इज़ ए greater than 0.5 millimeter deflection after the T wave. T wave के बाद जो है डिफ्लेक्शन आ रहा है, T wave डिफ्लेक्शन कर रहा है U wave। ओके, अब ये U wave को क्लियर करने के लिए आगे हमारे पास चार्ट है। चेस्ट लीड प्लेसमेंट, जहाँ पर हम नोट्स को एडजस्ट करेंगे। V1 रेड लीड, 4th इंटरकॉस्टल स्पेस V1। इंटर जो रेड से है, अगर नंबर यहाँ क्लियर नहीं हो रहा तो रेड से हम देख सकते हैं। 4th इंटरकॉस्टल स्पेस टू द राइट ऑफ द स्टेर्नम, ये हम इसी चीज़ चेस्ट पे उसके नोट्स जो फिट करते हैं, प्लेसमेंट जो देते हैं उसके लिए है। तो V1 आएगा और रेड लीड ये आ रही है यहाँ पे। 4th इंटरकॉस्टल स्पेस द राइट ऑफ द स्टर्नम, देखा यहाँ पे इंटरकॉस्टल स्पेस टू द लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम। V3 जिसे 0.3 कहते हैं, ये ग्रीन कलर में यहाँ पे लीड कर रहा है। येलो कलर V2 यहाँ पे लीड कर रहा है। मिडवे बिटवीन V2 एंड V4। ओके, ग्रीन लीड जो है V3 V2 और V4 के बीच में लगाई जा रही है। ओके, V4 ब्राउन लीड, इंटरकॉस्टल स्पेस 5th रिब, 5th इंटरकॉस्टल रिब, मिड क्लेविकुलर लाइन। V5 black lead, anterior axillary in the same levels of V4. Okay,
V4 levels as V4, V6 violet, यहाँ देखें violet, middle axillary line at the same levels as V4 and V5. ओके, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है साइड, यहाँ पे देख लेते हैं मिड एक्सेलरी और मिड वैस्कुलरी, ये लाइन है दी गई यहाँ पे, मिड वैस्कुलरी लाइन और मिड एक्सेलरी लाइन। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं लिम्फलेट प्लेसमेंट, और राइट और रेड और लेफ्ट येलो। Connect the lead wire to the electrodes. The tips of each lead wire is lettered and color coded for easy identifications. The red or RA lead wires goes the right arms. RA रेड वायर जो हो जाएगा वो हमारे राइट आर्म्स पे जाएगा। द येलो और LA जो लीड वायर गोज टू लेफ्ट आर्म। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं स्टर्नम पे पोजीशन और यहाँ पे आर्म पे, ठीक है। द ब्लैक आर N ऑब्लिक RL लीड वायर गोज टू राइट लेग, राइट लेग। द ब्लैक हो गया ब्लैक। The green are LL, green LL lead wire goes to left leg, यहाँ पे black and green left leg। यहाँ पे चार्ट है। फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस द राइट ऑफ द स्टर्नम, क्लियर हो रहा है ये 3D एनिमेशन 3D के पिक्चर के जरिए। फोर्थ इंटरकॉस्टल V2 जिसे कहते हैं, V1 हो गया। V2 हुआ फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस टू द लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम। V3 डायरेक्टली बिटवीन द लीड्स V2 एंड V4, V2 एंड V4। V4 फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस एट मिड क्लेविकुलर लाइन। ओके, क्लेविकुलर लाइन V4 levels with V5 level with V4 at left anterior axillary। फिर V6 level with V5 at middle axillary line directly under the midpoint of the armpit। ओके, यहाँ पे लेग और आर्म्स के लिए प्लेस लिम्स लीड ऑन सॉफ्ट टिश्यू सरफेस रेदर देन द बोन अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। RA राइट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट आर्ट्रियम। लेफ्ट आर्ट्रियम टेबल ऑफ कंटेंट्स documentations basic beginning, your entry in the notes documents the ECG result in the notes, complicating the entire in the notes। Addition to knowing, so to record and interpreted an ECG, it's also important to understand how to document an ECG in a patient notes. This guides provides a structured approach to ECG documentation। इनके फाइल तैयार करने का मेथड यहाँ पे बताया जा रहा है। डॉक्यूमेंटेशंस बेसिक बिफोर, documentation basic before we discuss how to document an ECG, we need to cover the basic that apply to all documents in patient's notes। You can check out our detailed guide to writing in the notes for
more information. What should use to write with? You need to use a pen with black ink, as this is the most legible if notes are photocopied. Patient details. For your new sheets of paper, including the ECG itself, your first task should be to document at last 3 key identification for the relevant patient's full name, date of birth, unique patient identifier, home address. If patient's lab containing at least 3 identifiers is available, then this can be used instead of writing out the information manually. Okay, ये हम इस तरीके से इसके चार्ट्स को तैयार करेंगे. Location details. You should be indicate the patient's current location on the continuous sheet hospital ward. Begin your entry in the notes at this points should be already holding a pen. इसको हम छोड़ देते हैं यहाँ से, क्योंकि ये प्रोसीजर्स है. ये आपको जो कॉपी मिलेगी आप खुद से इसको चेक कर लेंगे. यहाँ पे हम देख लेते हैं नोट्स. डॉक्यूमेंट्स द टाइम्स एंड डेट that ECG was performed. This is may be significantly different from the times you are documenting. Write the indications for the ECG, for example, chest pain, tachycardia. Documents your interpretations of the ECG. See or guide to interpreting an ECG. Rate, rhythm, axis, P waves, PR intervals, QRS complex, QT intervals, ST segments, T waves. Documents your overall impression of the ECG. For example, ST elevations, myocardial infarction. Documents your plan based on the ECG findings. Charts हैं. रिपोर्ट्स जो लिखी जाएगी आपको मिलेगी. अगर पेशेंट्स लेके आता है हॉस्पिटल से तो आपको इस तरीके से रिपोर्ट होगी. और अभी तो अगर है कैपेसिटी कैपेबल हैं तो ECG जो रीडिंग जो मैकेनिज़्म है वो हम अपने वहाँ लगवा सकते हैं. तो उसके लिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है किस तरीके से हम रीड करेंगे और किस तरीके से इसे लिखेंगे और नोट्स तैयार करेंगे. Completing the notes at the end of your entry to need include the following: your full names, your grade roles, medical registration, your signatures, your professional registration number, for example GMC number, your contacts number, for example phone और प्लेट. हाँ, यहाँ पे हम आ जाते हैं. मेन हमारा यहाँ पे सेगमेंट एंड इंटरवल्स देखते हैं. यहाँ पर PR सेगमेंट, PR इंटरवल, PR के बीच में इंटरवल्स यहाँ पे दिख रहा है. QRS, Q एंड T के बीच में जो इंटरवल्स है यहाँ पे शो कर रहा है. ST सेगमेंट, S और T के बीच में सेगमेंट्स जो Q और T के बीच में इंटरवल्स शो कर रहा है यहाँ पे. ये यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके किस तरीके से हम इस स्केल को रीड करते हैं और कैसे इसका इंडेक्शंस बनाते हैं. ओके, 27 स्मॉल स्क्वायर्स यहाँ पर हैं. 1500 से ये हम डिवाइड करेंगे तो 50.6. इसे आगे हम और डिटेल्स करेंगे किस तरीके से हम निकालते हैं. फिर 5.4 लार्ज स्क्वायर, 5.4 लार्ज स्क्वायर्स ये बड़े. 300 में 0.54 55.6 डिवाइड करेंगे 56 BMP आ जाएगा. ठीक है. 9 बिट्स in 10 seconds.
9 into 6 बीट्स इन 1 मिनट। इसमें 54 BPM क्लियर हुआ। ओके, आर 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 ये हमें ग्राफ में ले रहे हैं। फिर यहाँ पे आर 5 to 6 और फिर यहाँ पर 9। चले यहाँ पे इतना क्लियर नहीं होगा, आगे इसका जो ग्राफ देखेंगे वहाँ क्लियर होगा ज़्यादा। स्पीड 25 पर मिलीमीटर 25 मिलीमीटर पर सेकंड स्पीड है कार्डियक पल्स की, कार्डियक की। यहाँ पे देख सकते हैं आर्टेरियल डिपोलराइजेशंस पी वेव फ्लक्चुएट कर रही है। डिले एट एपी नोड्स PR सेगमेंट, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, ओके ऐसा लगा, ठीक है कंटिन्यू करना। डिले एट AV nodes PR segment, ventricular depolarization QRS complex, ventricular repolarization T wave, no electrical activities, isoelectric line स्ट्रेट हो जा रही है। एक मिनट, जैसा सिस्टम थोड़ा सा ECG इलेक्ट्रोकार्डियो सॉरी An ECG electrocardiogram records the electrical activities of your heart at rest. It provides information about your heart rates and rhythm and shows if there is enlargement of the heart due to high blood pressure, hypertension, or evidence of previous heart attack. Okay. And shows if there is enlargement of the heart due to high blood pressure, hypertension, or evidence of previous heart attack, myocardial infarction. ECG कहाँ पे देखा जाता है? Rhythm, heart rate, rhythm, and shows if there is a enlargement of the heart, heart के बड़ा होने पर due to high blood pressure या hypertension, एविडेंस ऑफ प्रीवियस हार्ट अटैक जिसमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन शामिल है। हार्ट रेट यहाँ पर 300 कैसे हो रहा है ये यहाँ पर देख सकते हैं। ये ग्राफ्स और डिटेल्स आगे आएगी, चार्ट्स है जो इससे ये एक पॉइंट्स जो छोटे छोटे स्मॉल स्क्वायर्स देखे जा रहे हैं, ग्राफ में देखे जा रहे हैं, इसे काउंट करके ये मिलीमीटर्स है। और ये जो रूट है जो नीचे बॉटम पे जहाँ पे हमारा एरो चल रहा है ये सेकंड है, ये मिलीमीटर है और ये सेकंड है। तो 300 मिलीमीटर ये हो रहा है जहाँ पर ये वेव जा रही है। ठीक है, ये जो ऊपर ग्राफ जा रहा है, जो ये डिस्टेंस आप देख सकते हैं ये मिलीमीटर का है, और ये जो ग्राफ है जो हॉरिजॉन्टल जा रहा है ये हमारा कार्डियक इम्पल्स है, वोल्टेज है। ठीक है, तो यहाँ पर 150 है और यहाँ पे 100 है, यहाँ 75 और ये 60, ये
50। इसी तरीके से यहाँ पे पूरा है 300, 150, 100, 75, 60, 50, 43, 38, 33। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बाद में आसान हो जाएगा, समझ जाएंगे जब एक बार चार्ट्स रीड करना आ जाएगा फिर इजी हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ को ही हम रीड करते हैं। इस होते हैं और साइस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। Systolic blood pressure, pressure exerted when blood is ejected into arteries. Normal systolic blood pressure is a 120 millimeter Hg, mmHg or below. Okay. Diastolic blood pressure, pressure blood excrete within arteries between heartbeats. Normal diastolic blood pressure is 80 mmHg or below. यहाँ पे हम देखें कंपेयर में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड साइस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, द डायस्टोलिक रीडिंग आर द बॉटम नंबर इज द प्रेशर इन द आर्टरीज व्हेन द हार्ट रेस्ट बिटवीन beats. This is the time when the heart fills with blood and gets oxygen. In normal diastolic blood pressure is lower than 80. नॉर्मल 80 होता है। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, डायस्टोलिक में यहाँ पर उसे ऑक्सीजन स्टोर हो रही है। क्या है यहाँ पे, एक बार और फिर देखते हैं, द प्रेशर इन द आर्टरीज व्हेन द हार्ट, ये प्रेशर जो है आर्टरीज और व्हेन द हार्ट, जब हार्ट पे होता है, आर्टरी पे प्रेशर होता है, बिटवीन बीट्स, और जब धड़कता है जिसे बीट्स कहते हैं। दिस इज द टाइम्स व्हेन द हार्ट फिल्स, हार्ट में इस वक्त जो है हार्ट में ब्लड फिल्स होते हैं, भर इकट्ठा होता है, स्टोर होता है, विद ब्लड एंड गेट्स ऑक्सीजन, ब्लड जो होता है ऑक्सीजन के साथ होता है। इन नॉर्मल डायस्टोलिक, एक नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के कंडीशन में जो है वो 18 होता है या उससे भी कम हो सकता है थोड़ा। साइस्टोलिक ब्लड प्रेशर, साइस्टोलिक ब्लड प्रेशर, द टॉप नंबर measures the force your heart exerts on the walls of your arteries each time it beats. Diastolic blood pressure, the bottom number measures the force your heart exerts on the walls your arteries in between beats. Systolic blood pressure is lower than 80, 120. ये जबकि स्टोर होता है, रेस्ट की पोजीशन में होता है, और ये जब एक्सर्ट करता है, बाहर निकालता है। ओके, यहाँ पे हार्ट रेस्ट की पोजीशन पे है, यहाँ पर एक्सर्ट की कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो ये दो पोजीशन हमारी है, और इन्हीं दोनों पोजीशन पे हमें इलेक्ट्रिसिटी को किस तरीके से यूज़ करना है यहाँ पर हम देखेंगे। ब्लड प्रेशर कैटेगरी, नॉर्मल, एलिवेटेड 120 to 129, लेस देन 120, इसके बीच होना चाहिए नॉर्मल, एंड लेस देन 80, नॉर्मल टोटल इतना है, और इतनी की 120 129 के बीच में नियर अबाउट होना चाहिए, लेस देन 80। ओके, 80 से कम। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन स्टेज 1, 130 139 आर 80 89, 80 या 80 से 9 से थोड़ा अबाउट। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन स्टेज 2, 140 आर हायर, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, 90 आर हायर, इससे भी हायर हो सकता है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस, सिक इमरजेंसी केयर, हायर देन 180 एंड आर हायर देन 120। जो डायस्टोलिक होगा 80 के बजाय 120 जाएगा, और साइस्टोलिक 180 के बजाय 120 के बजाय 180 मूव करेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं 120 साइस्टोलिक ब्लड प्रेशर
द पीक प्रेशर प्रोड्यूस बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सिकुड़ रहा है। कॉन्ट्रैक्टिंग की पोजीशन में है और इस वक्त साइस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेंटेन हो रहा है, 120 हो रहा है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, द प्रेशर इन योर आर्टरीज व्हेन द वेंट्रिकल आर रिलैक्स। जब निकल जाता है, रिलैक्स की पोजीशन में होता है तो एक्टिव होता है। तो यहाँ पर हम मेडिसिन किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्स्ड। कॉन्ट्रैक्ट को मैनेज करने के लिए और या रिलैक्स को मैनेज करने के लिए मसल्स के कार्डियक मसल्स ही कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है। तो इसके लिए हमें S5 यूज़ करना पड़ता है। S5 कार्डियक मसल्स का जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है उसे मेंटेन करती है। S5 C5 मिलकर के कार्डियक मसल्स इंप्रूव करते हैं। A3 यहाँ पे राइट चैम्बर एंड लेफ्ट चैम्बर के ब्लड के फ्लो को मेंटेन करता है। F1 यहाँ पे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। इलेक्ट्रिसिटी हमारी जो है यहाँ पर इनके इलेक्ट्रोड जो फ्रिक्वेंसी है उसके मूवमेंट्स की, हार्ट्स की जो रिदम है उसको मेंटेन करता है। तो यहाँ अकॉर्डिंग कंडीशन, अब अगर प्रेशर राइज कर रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्टिंग। इसके मतलब अगर और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो और प्रेशर राइज होगा, 120 से 80 जाएगा, 140 होगा, 160 होगा। तो यहाँ पे एक डाउट होता था कि हम आरई को ले या ना लें। अगर लेते हैं तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर सकता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखते हुए हम ये मानते हैं कि अगर हम आरई देते हैं, और आरई मैसिव डोज में नहीं, माइनर डोज में दें, तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जब कॉन्ट्रैक्टिंग बहुत ज़्यादा होगी तभी प्रेशर राइज करेगा। एक जगह पे कोई चीज़ कलेक्ट हो रही है और उसे और पुश किया जाए तो उस पर प्रेशर बनता है। जैसे कि प्रेशर कुकर है और उसके अंदर हम हीट देते हैं तो जो वाटर होता है वो बॉयल होता है और जो मटेरियल्स होता है, जो फूड्स होते हैं वो बॉयल होते हैं। फिर उनका एक प्रेशर डेवलप होता है प्रेशर कुकर पे। उसके जो वॉल है, वॉल पे प्रेशर राइज करता है। तो प्रेशर क्यों राइज हो रहा है? क्योंकि एक लिमिटेड पोजीशन में लिमिटेड चीज़ रखी हुई है, लेकिन उसमें गैस ज़्यादा बन रही है, तो उससे आगे कहीं स्पेस नहीं मिल रहा है, इसलिए उस एरियाज के अंदर वो उससे प्रेशर बना रही है। ऐसे ही जब ब्लड कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स हो गए, हार्ट के चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऐसी कंडीशन में भी प्रेशर डेवलप करेगा वॉल पे। और अगर कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होगा तो प्रेशर जिस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट मसल्स का बहुत ज़्यादा होगा, कॉन्ट्रैक्टिंग बहुत ज़्यादा होगी वेंट्रिकल, उसी तरीके से प्रेशर राइज करेगा। तो जब हम आरई वहाँ देते हैं जहाँ पर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो मुझे रिलैक्स कराना है, बॉडी को रिलीज़ कराना है किसी चीज़ को, तो वहाँ पे हम आरई का यूज़ करते हैं। तो अगर हम हाई ब्लड प्रेशर में 10 ड्रॉप, हमारा जो फार्मूला है 5 ड्रॉप ईच मेडिसिन 10 ड्रॉप इलेक्ट्रिसिटी D5 में यूज़ करते हैं 50 ml डिस्टिल वाटर में। अगर उसी चीज़ को हम आरई को सारी मेडिसिन 5 ड्रॉप रखते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को हम 50 के बजाय 50 ml में 10 के बजाय हम 5 कर दें, तो ये कॉन्ट्रैक्टिंग को थोड़ा और सॉफ्ट करेगी, इजी करेगी। और इजी अगर कॉन्ट्रैक्टिंग होगी, मोर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज देगा। प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब यहाँ पे दिखता है कि मीन्स ये है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग हो रही है, जिसके वजह से प्रेशर राइज कर रहा है। डायस्टोलिक में क्या हो रहा है?
रिलैक्स हो रही हैं, यहाँ रिलैक्स हो रही है, तो इसलिए प्रेशर यहाँ पर 80 हो रहा है या 80 से कम जा रहा है। अब यहाँ पे है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ भी कॉन्ट्रैक्टिंग है। तो कॉन्ट्रैक्टिंग दोनों चैम्बर में होने की वजह से जो ब्लड है वो फ्लो सरफेस में नहीं हो रहा है जहाँ जाना चाहिए, चैम्बर पे इसका प्रेशर पड़ रहा है। तो हम जब S5 और RE का यूज़ करते हैं तो ये कार्डियक मसल्स को रेस्ट देता है, जो वेंट्रिकल्स हैं, आर्टरीज हैं, उनको रिलैक्स करता है, और रिलैक्स की पोजीशन में एट ए टाइम दोनों चैम्बर रिलैक्स में होते हैं तो प्रेशर नॉर्मल हो जाता है यहाँ पे। इसलिए हमारी प्रैक्टिस में ज़्यादातर हम RE का यूज़ करते हैं। और अगर नहीं समझ आए तो हम यहाँ पर WE भी दे सकते हैं और BE दे सकते हैं। BE तो बाई बुक लिखा हुआ है कि अगर कोई हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो तो उसे BE दिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, व्हाट इज द इफेक्ट ब्लड प्रेशर BP ऑन वेंट्रिकल फंक्शन इन यूथ अक्रॉस द ब्लड प्रेशर स्पेक्ट्रम। 346 participants age 11 to 19 years. Low risk, left, mid risk, higher risk, middle risk, higher risk. SBP less than 75th percentile and 144. यहाँ पर 18th BP greater than percentile or less than 90th percentile, normal 83. High risk SBP less than greater than 19 percentile and 119. M and H had a decreased global longitudinal strains versus L group. H had higher E ratio versus the L and M group. Conclusion: subclinical changes in a left ventricle systolic and diastolic function can be detected even at BP levels below the hypertensive range as currently defined. यहाँ पे देख सकते हैं ब्लड प्रेशर, ये क्लियर नहीं है, यहाँ पे क्लियर है ये। नाउ योर नंबर्स, ब्लड प्रेशर कैटेगरी नॉर्मल लेस देन 120, लेस देन 80, ये ऊपर एक बार चार्ट आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। डोंट लेट योर ब्लड प्रेशर इरेक्ट, हाइपरटेंशन हायर देन 180 एंड हायर देन 120 डायस्टोलिक, साइस्टोलिक 180। हायर ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन स्टेज 2, ये भी रिपीट कर रहा है डिफरेंट चार्ट्स के थे। यहाँ पर हमने एक चार्ट अपने वहाँ क्लिनिक से लेकर के एक बुक से लिया है। चार्ट शोइंग एवरेज ब्लड प्रेशर along with standard diameters in normal healthy individuals 20 to 29 years 124.4 साइस्टोलिक होता है मेल का, इसमें प्लस एंड माइनस 13.2 मीन्स इसमें अगर हम 13.2 को ऐड करते हैं तो ये हो गया 6 और ये 2 4 जो 4 3 7 हो गया ये, और 2 1 नियर अबाउट 137.6 ये साइस्टोलिक 2 to 29 नॉर्मल होगा। ये कंपनी का चार्ट है जो डायमंड का स्पेगो मैनोमीटर बनाती है, उसके बुकलेट से हमने इस चीज़ को लिया है। तो ये एक अक्सर पेशेंट आते हैं हमारे पास क्लिनिक में, और जैसे कि 50 ईयर्स और 59 ईयर्स के बीच के पेशेंट्स होते हैं, उन्हें अब यहाँ पे कैलकुलेट किया जाए तो
6 और 9 ये हो गया 15, और 3 और 1 हो गया ये 4 प्लस 5, तो 50 और 3 1 4 55 यानी नियर अबाउट 155 नियर अबाउट अगर प्रेशर जा रहा है, तो उससे वो यहाँ पर जो मोहल्ले में बैठे हुए डॉक्टर्स होते हैं वो पीपी की टैबलेट्स लिख देते हैं। इसमें अक्सर उन्हें गिडनेस वर्टिगो होता है, ये गिडनेस भी फील होने लगते हैं, और प्रेशर लो बना होता है, चक्कर आते हैं, और वो समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब हमारे पास आते हैं तो चेक किया जाता है, तो इसी लेवल पे आता है इसमें प्लस करके। और जब वो मेडिसिन लेते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर हम ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेंगे और ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो नॉर्मल से कम रेंज पे जाएगा, और फिर कॉम्प्लिकेशंस तो राइज करेगी। तो ऐसी कंडीशन में बहुत से पेशेंट कंटिन्यू मेडिसिन ब्लड प्रेशर की ले रहे होते हैं, तो बंद करा दी जाती है, और हम अपने पास से एस्टेन C5A3 F1 और RE यहाँ पे देते हैं। अगर बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ होता है, और जनरली ज़्यादातर जो मोहल्ले के जो डायग्नोसिस करके हमेशा के लिए मेडिसिन लिख देते हैं डॉक्टर्स, वो परफेक्ट तो डायग्नोस होता नहीं है, एक टेम्पररी बीपी इंस्ट्रूमेंट से चेक कर लेते हैं। और कभी भी पेशेंट्स खाना भी खा के आएगा तो भी उसका प्रेशर राइज़ किया होगा, चल के आएगा तो भी राइज़ किया होगा, अगर घर में गुस्सा हुआ है किसी बच्चे पे, अगर कोई गर्म बात हुई है तो हाइपरटेंशन भी होगा नॉर्मली। तो इस कंडीशन में भी प्रेशर बढ़ा मिलेगा, तो वो वहाँ पे मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पे माइंड को रिलैक्स करने की ज़रूरत होती है। कई बार पेशेंट्स आते हैं, उनका प्रेशर राइज होता है, और कई बार पेशेंट्स आते हैं और उनका प्रेशर बढ़ा होता है, पता ये चलता है कि आपस में फैमिली के अंदर कोई बात हुई। जब ज़्यादा क्वेरी की जाती है तो पता चलता है फैमिली में कुछ बात हुई है, उसके बाद से तबीयत बिगड़ी है। क्योंकि जब कुछ बातें होती हैं फैमिली की, तो पेशेंट्स अपने आप को छिपाने की कोशिश करता है, बीपी हाई होता है। हमें कॉज को ढूंढना है कि आखिर टेम्पररी राइज कर रहा है या परमानेंट राइज कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल इसका रीज़न है या हार्मोन इसका रीज़न है। तो यहाँ पर हमें बहुत जो मोस्टली है वो डायग्नोस अच्छी तरीके से होना चाहिए, तभी जाके मेडिसिन रिस्पॉन्स देती है। अब अगर कोई टेंशन से आया हुआ है पेशेंट, और उसके वजह से टेम्पररी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो वो कोई फिक्र की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई परमानेंट मेडिसिन की ज़रूरत नहीं। हाँ, इलेक्ट्रो की आप प्रैक्टिस करते हैं, इलेक्ट्रो वाले हैं, तो वहाँ पर एस्टेन C5F1A3 और W दे सकते हैं। ऐसे भी हाइपरटेंशन में F1 और W बेहतर काम करते हैं। और जहाँ तक बीपी राइज किया हुआ है, तो क्योंकि गुस्से में है और हार्ट बीटिंग बढ़ी हुई है, और हार्ट कार्डियक जो मसल्स हैं कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ा हुआ है, तो इस कंडीशन में वो बीपी राइज किया है। तो जैसे ही आप क्लिनिकली इनको देते हैं, और ऐसे पेशेंट जो किसी बात की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो रोना शुरू कर देते हैं। जैसे आप ज़्यादा पूछना शुरू करते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। उनकी आंखों में रोना ऐसे नहीं, आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं, टीयर्स निकलना शुरू हो जाते हैं। उनको और काउंसलिंग कीजिए, काउंसलिंग करने से वो सारी चीज़ें बताना शुरू कर देते हैं कि बच्चे ने ऐसा किया या बहू ने कुछ किया। तो इस को लेकर दिल पे बातें आ जाती हैं। तो अगर कार्डियक इफ़ेक्ट कर रही है कोई बात किसी को, तो कार्डियक इफ़ेक्ट करने पे बात, सबसे पहले कार्डियक, आप अगर आप खुद पे देखें, कभी कोई बात हादसा हुआ हो या किसी ने कोई बात की हो, तो आपकी फीलिंग क्या होती है, आप पेशेंट की जगह पे खुद रख के एक बार सोचें। तो कई बार होता है कार्डियक ट्विचिंग होती है। तो अगर कार्डियक ट्विचिंग हो रही है, आपके हार्ट में एटेंसी हो रही है, कुछ अजीब सा कंजेशन महसूस हो रहा है, तो यहाँ पे ट्विचिंग और स्पाज्म के लिए हम मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस के लिए हम S5 का यूज़ करेंगे। और वहीं पे जो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं कहीं भी बॉडी में होती है, वो टिश्यूज़ रेमेडीज C5 यूज़ की जाती है। तो ये हो गया जो कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस हैं उनको ट्रीटमेंट हो गया। F1 उनके जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट बॉडी के अंदर बढ़ रहा है,
जिससे हाइपरटेंशन में जा रहे हैं, हाइपरटेंशन हो रहा है, वहाँ पे वर्क करेगी। ए3 ब्लड के फ्लो को नॉर्मल करेगी। इस तरीके से मिलाकर के आपकी इलेक्ट्रिसिटी, अब यहाँ पे मुझे आरई नहीं देना है, आरई अगर देंगे तो बीटिंग और बढ़ जाएगी। यहाँ पे मुझे रिलैक्स करना है, और रिलैक्स की मेडिसिन अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप बता सकते हैं कौन सी है? आंसर है कोई? चलिए, देर लग रही है। डब्ल्यू ई यहाँ पे रिलैक्स के लिए हम यूज़ करते हैं, सेडेटिव के तौर पे यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम आर ई ना देकर बी या डब्ल्यू ई दे सकते हैं, लेकिन हम जो प्रेफर करते हैं सबसे पहले बी डब्ल्यू ई करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पर परमानेंट ना ट्रीटमेंट करने वाला कार्डियक प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये चार्ट आपको मिल जाएगा, और उम्मीद करते हैं आज से कल के बीच में कोई अपडेट नहीं हुआ, जैसे कि हमने पिछली बार सोचा था कि अपडेट हो जाएगा, और पिछले सैटरडे संडे को सोचा था प्रोग्राम को ख़त्म है, लेकिन कुछ नई चीज़ें हमारे नज़रों के सामने आई, तो उसे भी हमने इसमें इंक्लूड किया। पिछली बार ये चार्ट नहीं था और ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ आती है, तो इसलिए इस चार्ट को हमने रखा है आपके सामने, और ये प्रोवाइड हो जाएगा आपको। इस चार्ट की जेरोक्स या फोटो कॉपी जो भी है आप निकाल के इमेज स्कैन लेमिनेशन करा के रख सकते हैं। पेशेंट को सेटिस्फाई करने के लिए ये चार्ट फ्लो दिखाया जाता है कि ये नॉर्मल है, आप नॉर्मल हो, क्योंकि पेशेंट एक कोई अगर उसके फैमिली डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं आपको मेडिसिन लेना है, लाइफ भर लेना है, तो उसी पर डिपेंड करता है। तो हमें उसका, अगर वो लाइफ भर लेना चाहता है तो या तो खुद टेस्ट करा लें या उसे किसी कार्डियोलॉजिस्ट को रेफ़र कर दें। कार्डियोलॉजिस्ट को रेफ़र करने से फ़ायदा क्या होगा? जो ईसीजी है वो हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम कंटिन्यू रहती है तो ईजी वो यहाँ पर अभी जैसा मिस माइंड हो रहा है ये चीज़, और ईको हो जाएगा, सॉरी ईको हो जाएगा, ईको कर लिया जाएगा और रिपोर्ट आ जाएगी, और फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स चेक हो जाएगा, लिपिड टेस्ट हो जाएगा, तो सारी चीज़ें टेस्ट होकर के आ जाएंगी सामने। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बन रहा है कॉज, तो उसी हिसाब से हम मेडिसिन लें। हम पेशेंट्स को अपने ज़रूर रेफ़र करते हैं जब कॉम्प्लिकेटेड देखते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास। कार्डियोलॉजिस्ट के पास पेशेंट जाता है मेडिसिन इससे पहले कि हमारी वो लेके क्लिनिक में बैठा होता है, पीता है, उससे रिलैक्स हो जाता है, और फिर जब वो वहाँ कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है तो ये सारी रिपोर्ट हम करने के लिए भेजते हैं। वो अपनी फ़ीस ले लेता है और रिपोर्ट करके दे देता है। फिर पेशेंट्स वो वहाँ की मेडिसिन तो प्रिस्क्राइब करा लेता है, लेकिन इलेक्ट्रो की ही चलाता है। अभी ऐसे कई पेशेंट्स हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रो पे ही चल रहे हैं, हाई बीपी के, ब्लॉकेज के भी हैं, जिनमें स्टेंट भी पड़ा हुआ है, ऐसे भी पेशेंट्स हैं, और उनकी मेडिसिन धीमे धीमे हमने नहीं कम की है, रूटीन में चेकअप कार्डियोलॉजिस्ट कराते हैं, क्योंकि उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स है, वो इंस्ट्रूमेंट से चेक करते हैं। हम जो है सिर्फ साइन और सिम्टम्स से चेक करेंगे, और ये जो फैसिलिटीज़ है बाहर कहीं अवेलेबल नहीं है कि हम जैसे कि लैब टेस्ट करा लिया या सोनोग्राफी करा लिया तो मुझे मिल गया। तो ये सारी फैसिलिटीज़ कार्डियोलॉजिस्ट के पास होती है, तो इसलिए कार्डियोलॉजिस्ट का सहारा लेना पड़ता है कि मुझे 3-3 महीने पे जो रूटीन चेकअप होता है पेशेंट का, मंथली जो रूटीन चेकअप है उसे होते हैं। ये दवाएँ हम नहीं बंद करते, लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट खुद कहता है इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है तो दवाएँ कम करता है, मेडिसिन कम करता जाता है। अभी एक पेशेंट हमारे पास था जिसमें स्टेंट पड़ी हुई थी, 2 ब्लॉकेज थे, और उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल टोटल नॉर्मल हो गया, एचडीएल लेवल पूरा मेंटेन हो गया, लिपोप्रोटीन वगैरह सब कुछ नॉर्मल है, ग्लूकोज तक जो उसे प्रॉब्लम थी डायबिटीज़ की वो भी नॉर्मल हो गई। तो डॉक्टर ने खुद सारी दवाएं बंद की जो कार्डियोलॉजिस्ट थे, और मुझे कुछ नहीं बंद करना पड़ा। तो आप अगर रेगुलर ट्रीटमेंट देते हो तो पेशेंट्स को इम्प्रूवमेंट होगा। तो आप अगर किसी कार्डियोलॉजिस्ट के को या तो आपसे पहचान है या आपने किसी से बना के रखा है कि आप पेशेंट उन्हें भेजेंगे। अक्सर आप जब क्लिनिक खोलते हैं तो लोग आते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के एजेंट्स जो होते हैं आपके पास आते हैं कि आप पेशेंट भेजो, तो आपको सिर्फ अपने रिपोर्ट्स के लिए भेजना है, ना कि पूरे ट्रीटमेंट्स के लिए। अगर पेशेंट आप पे फेथ करता है, तो हमारे पेशेंट तो हमारे पे फेथ करते हैं, इलेक्ट्रो की कंप्लीट मेडिसिन लेते हैं, तो वो कंटिन्यू मेडिसिन इलेक्ट्रो की ही चला रहे हैं, और इम्प्रूवमेंट भी बहुत अच्छा है। ठीक है, ये चार्ट्स है, और ये यहाँ पे इसके नोट्स हैं, थोड़ा इसके बारे में आप आगे नहीं कुछ ज़्यादा बताना है। अब यहाँ पे एवरेज हार्ट रेट्स हैं बाय एज जो है 40 ईयर्स है, 180 है, 92, 150। एवरेज मैक्सिमम हार्ट रेट्स इन बीट्स पर मिनट 180 होगी, और टारगेट हार्ट रेट्स रेंज इन
बीट्स पर मिनट 90 to 150 होगी। तो ये सारे चार्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। 45 में 175 होता है, 88 to 149 है टारगेट। ये देख सकते हैं हम यहाँ साइस्टोलिक प्रेशर किस तरीके का। साइस्टोलिक प्रेशर में मसल्स यहाँ पे पोजीशन, यहाँ पे हार्ट की, और यहाँ पे देखते हैं डायस्टोलिक पोजीशन पे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स की मूवमेंट। रिलैक्स है, यहाँ पे स्टोर हो गया है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, जिसमें फ्लो बाहर की तरफ हो रहा है। साइस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखिए। साइस्टोलिक, इन द साइस्टोलिक फेज द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हुआ, ब्लड प्रेशर राइज एंड ब्लड मूव आउट अलोंग द वेसल्स। यहाँ से ब्लड मूव करता है, कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, सिकुड़ता है, और ब्लड फ्लो जो है ये वेसल्स की तरफ होता है। डायस्टोलिक में, इन द डायस्टोलिक फेसेस इन द हार्ट रिलैक्स मूड में होता है। रिलैक्स हो गया, देखिए यहाँ पे आपस में इसकी साइज छोटी हो गई, इसकी साइज बड़ी हो गई, इनलार्ज हो गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं हार्ट रिलैक्स की पोजीशन में है, बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर फॉल्स एंड द ब्लड फिल्स इन द हार्ट। यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो है फॉल्स होता है, नेगेटिव होगा, कम होगा, जिसमें 80 होगा, और जो ब्लड है वो स्टोर होगा हार्ट में, ठीक है, भर जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं साइस्टोलिक, इन द साइस्टोलिक फेज द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्लड प्रेशर राइज एंड ब्लड मूव्स आउट अलोंग द वेसल्स। यहाँ जैसे कहते हैं ना कि आप एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उस पर एक बॉल लगती है, और या फिर कभी आपने देखा हॉर्न, ख़ास करके कहीं पर आइस गोले वाले आते हैं, बर्फ़ बेचने वाले, या फिर कभी आपने देखा होगा कुछ गाड़ियों पे हॉर्न लगे होते हैं, उससे एक पीछे बॉल लगी होती है, जिसे दबाते हैं तो आवाज़ निकलती है, जैसे छोड़ते हैं फिर रिलैक्स हो जाती है। तो रिलैक्स होता है और एयर उस बॉल के अंदर आ जाती है। तो यहाँ पर सेम वैसी है, जैसे कि ये पुश होता है, सिकुड़ता है और कॉन्टैक्ट्स होता है, वैसे ही ब्लड इसके अंदर से बाहर आर्टरीज के अंदर फ्लो हो जाते हैं, और जैसे रिलैक्स होते हैं तो चैम्बर में ब्लड बढ़ स्टोर हो जाता है। डायस्टोलिक, थिक हार्ट वॉल्स सेगमेंट, डायस्टोलिक फेलियर। डायस्टोलिक फेलियर में क्या हुआ, ठीक, ये वॉल जो है क्या है, थिक हो गई, मोटी हो गई। ओके, तो ये क्या है, ये प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट एंड रिलैक्स नहीं हो पा रही है। अब यहाँ पे साइस्टोलिक में क्या करें, देन हार्ट वॉल थिन, हार्ट वॉल्स आर साइन ऑफ साइस्टोलिक फेलियर। साइस्टोलिक फेलियर हो गया तो यहाँ की वॉल जो हार्ट वॉल जो होगी वो थिन हो जाएगी, पतली हो जाएगी। यहाँ थिक मोटी हो गई और यहाँ पर थिन पतली हो गई, देख सकते हैं ये साइन है। तो इसके लिए भी मुझे अलग से कोई ट्रीटमेंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हम जो हमारा फार्मूला है S5C5A3 और L1 कह रहे हैं, S5C5A3F1 और WBE या RA अकॉर्डिंग कंडीशन। तो यहाँ पे हम मेडिसिन की एंट्री कर देते हैं। S5 plus C5 plus A3 plus W plus sorry
ऑब्लिक बी बी और अब यहाँ पर हम आरी कर सकते हैं। आरी ये ठीक अगर हो गई है तो आरी दे सकते हैं, तो आरी से सॉफ्टनेस बढ़ेगी। हो गया। ये सारे टाइप के ट्रीटमेंट्स में मुझे अलग से कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होगी, इसी में सारा ट्रीटमेंट आ जाएगा। अब अगर इसके डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो इसके सेल्स स्ट्रक्चर के बारे में स्टडीज़ करना होगा, इसके टिश्यूज़ के बारे में स्टडीज़ करना होगा, और इसके बायोलिटिकल एनर्जी के बारे, सेल्स इंट्रासेलुलर, कार्डियक कार्डियक इंट्रासेलुलर, ऑक्सीजन रिच ब्लड पम्प टू द बॉडी, लेफ्ट वेंट्रिकल सेप्टम्स नॉर्मल है, हार्ट फेलियर, रिड्यूस वॉल्यूम फ्लो, फ्लो का वॉल्यूम बढ़ गया है, और डायलेटेड वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल डायलेट कर गए। इसके बारे में थोड़े फूड्स हैं, और ब्लड प्रेशर रीडिंग, systolic the numbers on the top of the fractions, diastolic the numbers of the bottom of the fractions. For example, reading 120/80, 120 is a systolic and 80 diastolic. Ideal, normal, ये चार्ट्स है यहाँ पे आप देख लेंगे। यहाँ पर ये फूड्स हैं डेट कैन हेल्प योर मैनेज हाई ब्लड प्रेशर। तो चेरी है बी, बोथ, हाँ चेरी बोथ साइस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है। सिनामोन है, जिसे दालचीनी भी कहते हैं, कहीं पे तज भी कहते हैं, बोथ साइस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है। बीट रूट ओनली फॉर साइस्टोलिक ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है। ऑटोमेल्स बोथ साइस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। ब्लूबेरीज बोथ साइस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। पोटेशियम रिच फूड्स लोअर्स ब्लड प्रेशर इन द जनरल। गार्लिक बोथ साइस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये अगर हम अपने फूड्स के अंदर यूज़ कर लें तो बहुत हद तक हमारे पेशेंट्स को हेल्प मिल सकती है, अगर हम उनको एक्स्ट्रा ये चीज़ फूड्स में खाने के लिए बताएं। ए टिप्स, ईट लेस प्रोसीड salty and sugary foods will ensuring optimal intake of the good stuff fruits and vegetables. Don't forget an exercise. Okay. अब ये क्योंकि 10:30 होने जा रहा है, तो ये वेव्स के बारे में जो है कैसे स्टडीज़ करते हैं थोड़ा और आगे था, तो अब ये कल पे रखते हैं और यहाँ से हम क्लास को एंड पे ले जाते हैं। और